अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शुजात मुबारक प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। काफ़ी एक अरसा गुजर गया था और कॉर्पोरेट लॉन्च के हवाले से हमने कोई डिस्कशन नहीं की थी। मौजूदा एक तो आपको पता है कि जो ग्लोबल एक बहरान चल रहा है, ये भी एक बड़ी वजह थी। उसके अलावा कुछ आपको पता है कि मामलात हमारी इकॉनमी के, माशरे के और दूसरे मईशत के अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज का जो प्रोग्राम है ये ज़रूरी हो गया, इंडिस्पेंसिबल हो गया, और हम नाज़रीन के सामने बजाय इसके कि हम अपने स्टूडियो में जाएं या किसी हमारे ऑनरेबल गेस्ट के घर पे जाएं, हम वर्चुअली जो है उनके साथ मुखातिब होते हैं और अपना प्रोग्राम जो है उसका दोबारा से आगाज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह अब तवातर से प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज जो है वो हर हफ्ते कम से कम इसकी एक प्रोग्राम आपको देखने को भी मिलेगा और आपकी राय के भी हम मुंतज़िर रहेंगे। हमारे सोशल मीडिया पेजेस जो हैं वो आपके सामने स्क्रीन के आ रहे होंगे, आप उनको इस्तेमाल करते हुए अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। आज का प्रोग्राम बिलखुसूस हमने डेडिकेट किया है कोरोना वायरस, जो कि ग्लोबल पेंडेमिक की हैसियत इख्तियार कर चुका है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो भी डिस्कशन हो रही है वो कोरोना वायरस के हवाले से हो रही है, और अब डिस्कशन ये हो रही है कि ये कोरोना वायरस जब चला जाएगा तो ये हमारे लिए क्या क्या मुसीबतें खड़ी करेगा, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके ऑफशूट्स, इसके इम्पैक्ट्स आएंगे वो होंगे इकॉनमी के ऊपर। दुनिया के तमाम ममालिक, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो या इवन चाइना हो, वो तमाम लोग बड़े विजिलेंट हैं और इकनॉमिक पॉलिसीज़ अपनी मुरतब कर रहे हैं ताकि कोरोना के असरात से निपटा जा सके। तो पाकिस्तान कोरोना के असरात से किस तरह निपट सकता है, इसके क्या ऑफशूट्स होंगे पाकिस्तान की इकॉनमी पे, आज के प्रोग्राम में हमारे पहले हिस्से में हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरे हिस्से में नाज़रीन एक टॉपिक थोड़ा सा जो नज़रों से ओझल हो गया कोरोना की वजह से, वो था हमारा आटा, चीनी और अब तो IPPs का भी एक सिलसिला आ रहा है। इसके बहरान और इससे मुतल्लिक जो करप्शन है वो किस सिमत में जाती हुई नज़र आती है, उसकी क्या वजूहत थी, क्या ये सारी सुपरफिशियल चीज़ें हैं या इसमें कोई इस पर कोई काम भी होगा, कोई इस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ये भी डिस्कस करेंगे और कुछ और भी आपसे हमने एक दो चीज़ें डिस्कस करनी है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। और हमारे साथ नहायत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान, आप बैनुल-अक़वामी रिसर्चर भी हैं। बिलखुसूस मैंने प्रोग्राम में इसलिए भी इनको दावत दी क्योंकि चाइना में इन्होंने अभी हाल ही में उनका एक बड़ा फेमस यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट है, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे एज अ प्रोफेसर ऑफ एनर्जी इकनॉमिक्स इन्होंने ज्वाइन किया वहाँ पर, और काफ़ी आपकी खिदमात हैं चाइना की एनर्जी सेक्टर के हवाले से। इससे पहले दुनिया के जो दूसरे बड़े इदारे हैं जिसमें फ्रांस का एक बड़ा मशहूर मोनिप्लायर बिजनेस स्कूल है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उसमें भी अपनी खिदमात अभी भी सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करता हूँ मैं शो में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि पहले तो सबसे आप ये बताइए कि आपका कैसा चल रहा है ये करंटीना का मामला, घर पे ही है या कहीं आप करंटीना को वायलेट तो नहीं कर रहे, बाहर तो नहीं जा रहे? सर उसके लिए मैं एक बड़ा पंजाबी का मशहूर शेर था, उसको मैं कोरोना के साथ रिलेट करूंगा कि कोरोना कोरोना करते मैं आपे कोरोना हुई सारे आपको गुना मैंने बुझना आपको कोई। तो डॉक्टर साहब बात ये है कि अब चूंकि हर बंदा जो टाइम में बैठ के काम कर रहा है, आप उधर बैठ के काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो इतनी इम्प्रूवफुल नहीं है। तो हम थोड़ा सा इसको बैक रिसर्च पे ले जाते हैं कि हम रिसर्च को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं इस मसले को हल करने के लिए। सबसे पहली बात अगर देखी जाए तो 2003 में सार्स नामक वायरस चाइना में आया था, और 2007 के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें कोरोना की सारी वजूहत बताई गई, कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके ऊपर वो सॉल्यूशन दिए गए। दैट आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी रिव्यू। आप कह रहे हैं 2007 में कोरोना की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी थी, 2007 के आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं? हाँ, 2003 में जो कि बीजिंग में ये सार्स नामी वायरस आया था, उसमें 300-400 बंदा चाइना तक और इस बीमारी की वजह से मर चुका था। लेकिन हम लोग जो कि वो कहते हैं ठीक है चाइना में बीमारी है या इंडिया में बीमारी है या अमेरिका में है, उसका हमारे साथ क्या लिंक है, इसलिए हम उसका तवज्जो नहीं हमने दी। और उसके बाद जब वायरस चाइना में फिर से नमदार हुआ दिसंबर 2019 के अंदर,
गालबन 14, कुछ 15 या 16 दिसंबर की डेट्स बताई जाती हैं। तो उसके बाद भी आप देखें कि चाइना ने किस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया। सबसे पहले हम उनके वुहान शहर था जहाँ से उसकी अपीयरेंस हुई कोरोना कोविड-19 की। तो उन्होंने पूरे शहर को लॉकडाउन करने से पहले क्या किया कि पूरी दुनिया से मास्क इकट्ठे किए, उन्होंने पूरी दुनिया से वेंटिलेटर्स इकट्ठे किए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, उन्होंने खुराक इकट्ठी की और दवाइयाँ इकट्ठी की ताकि हमने पूरे शहर को लॉकडाउन करना है तो जो वहाँ पे लोग हैं उनकी बेसिक नेसेसिटी जो है उनको पूरा किया जाए। तो मतलब कि 2-2.5 महीने जो है वो शहर को लॉक किया गया। लेकिन हमारी तरह नहीं कि हमने कोई प्लानिंग नहीं की और पूरे के पूरे मुल्क को हमने वो लॉकडाउन कर दिया ये सोचते हुए। थोड़ा सा कंपैरिजन चाइना और पाकिस्तान आप कह रहे हैं कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने प्रिपेयर किया उसके बाद लॉकडाउन किया। तो जी मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप चाइना का और पाकिस्तान का एक कंपैरिजन करके बताएं कि चाइना ने क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की और पाकिस्तान उससे क्या लेसन सीख सकता था। मतलब कि सबसे पहले उन्होंने काम ये किया कि खुराक का इंतजाम किया, मास्क का इंतजाम किया, वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया, जो जरूरी मेडिसिन थी टू कंट्रोल द कोविड-19 उसका इंतजाम किया। उसके बाद उन्होंने बल्कि यहाँ तक बताया जाता है कि उसके बाद उन्होंने लोगों के एटीएम से उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट बल्कि उन्होंने वो डाली कि अगर किसी को कमी है, चाहे वो ऑनलाइन करे चाहे वो फिजिकल तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो वहाँ से खबरें आई हैं वो यही है कि जो वहाँ गवर्नमेंट थी सिटी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने लोगों के घरों के सामने मतलब राशन रखा। मतलब लोग जो ऑनलाइन जो थे वो ऑर्डर देते थे होटल्स को या जो खाना बनाने वाले लोग थे वो सारी की सारी चीजें उनके घर के दरवाजों के आगे आ जाती। तो पहली बात ये कंपैरिजन ये है कि आप हमें देखें पाकिस्तान जो है अक्सर ये लोग कह रहे हैं इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं है, पाकिस्तान ट्रांजिशन इकोनॉमी है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान है जैसा विलेज इकोनॉमी। अच्छा। उसकी वजह है कि हमारा 60 से 65 पॉपुलेशन जो है दे आर लिविंग इन नॉट इन अर्बन एरिया। तो एक रूरल बेस्ड इकोनॉमी है। हाँ तो इसको रूरल बेस्ड इकोनॉमी कह रहे हैं, इसको विलेज इकोनॉमी कह रहे हैं। तो चाइना बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो अब जो कि उन्होंने मतलब के इंतजाम जो थे वो भी देखे कैसे उन्होंने अगर दिसंबर में कोरोना फिर हुआ है तो फरवरी अप्रैल के आने तक वुहान शहर जो है 15-16 अप्रैल की होगी। अब देखते वहाँ जश्न मनाए जा रहे हैं। वो शहर को कोरोना फ्री करा दिया गया है। वो चीजें जो जिंदगी की आम तरफ जो है वो एक्टिविटी उन्होंने शुरू कर दी है। हम स्टिल जो है अभी तक वो मनसूबाबंदी में लगे हैं क्योंकि कभी हमारी टाइगर फोर्स बनेगी, कभी हम ये करेंगे। हाँ इस तरह ने गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो उन्होंने कैश जो लोगों को देना शुरू किया है। मैं समझता हूँ उससे भी अच्छा गवर्नमेंट सकती थी कि मैं इसको अखबार में पढ़ रहा था। तो वियतनाम की गवर्नमेंट ने क्या किया कि गरीब लोगों को एटीएम के थ्रू चावल देना शुरू कर दिया है। अच्छा ये एटीएम के थ्रू, अच्छा ये बाकायदा हुआ है आप कह रहे हैं। हाँ जी, तो ये बकायदा वियतनाम में ये प्रैक्टिस शुरू हो गई। तो मेरे कहने का मकसद है कि जो भी गवर्नमेंट के एडवाइजर्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, तो उसके मुताबिक गवर्नमेंट को जो है वो सजेशन देनी चाहिए। कैश ठीक है आप दे एक अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखें उस कैश का ट्रांसपेरेंट इस्तेमाल जो है वो किस जगह पे अच्छा डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट वेल टेकन। आप ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारी एक तो हम सोचते रह गए और चीज़ें आगे बढ़ गई। सोचने में आप ये फरमा रहे हैं कि हमारा जो कुछ रिस्पांस था वो बेहतर नहीं था। बहरहाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना की, क्योंकि जैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे बड़ा बुरे तरीके से ये असरअंदाज हो रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के कौन से सेक्टर पे ये असरअंदाज होगा और क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ और पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की आउटलुक नज़र आती है आपको कोरोना के बाद, लेट से अगस्त के बाद? उसमें देखें डॉक्टर साहब पहली बात ये कि पाकिस्तान जो अग्रेरियन मुल्क है तो मेरा ख्याल है कि हमें ये एक अच्छा मौका है कि अब इसमें भी उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इससे जाहिर हुआ कोरोना के बाद से कि दुनिया में अब बायोटेक वार जो है शुरू हो चुकी। अच्छा आप कह रहे हैं ये बायोटेक वार का हिस्सा है? ये बायोटेक वार का हिस्सा ये जंग शुरू हो चुकी है। इसलिए अब हर ड्रग और ये जाके देखें इस तरह की है कि इसने नहीं बख्शा किसी ड्रग कंट्री को, नहीं बख्शा इसने ड्रग को। तो ये तो ह्यूमैनिटी के बेसिकली तो ये तो चैलेंज ह्यूमैनिटी के लिए है जिसमें सारी दुनिया के इंसानों को मुतहिद हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? और इसमें भी बिल्कुल ठीक बात है कि विभाग से एटलीस्ट जो ह्यूमैनिटी का एलिमेंट है उसने पंपना शुरू कर दिया। एटलीस्ट चाहे वो बंदा वो अमेरिका में बैठा है या पाकिस्तान में बैठा हुआ है या अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, तो वो दे आर थिंकिंग अबाउट द अदर ह्यूमन बीइंग्स। तो इससे वो एलिमेंट तो बिल्कुल आपका बढ़ रहा है। जहां तक रही बात पाकिस्तान को जो कैसे मुतासर कर रही है, हम छोटे से जो एस्टिमेट्स थे गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स हैं, मतलब उसमें ये नहीं है कि हमने इसको मैनिपुलेशन की है, मतलब डिफरेंट अदारों ने कुछ डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट या पब्लिश की है, उसकी बेस के ऊपर हम तो थोड़ी सी बात कर सकते हैं। तो मेरे पास जो अभी जो रिसेंट वो एस्टिमेट्स हैं पाकिस्तान के बारे में, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखें अभी
जो ग्रोथ रेट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जी जी ड्यू टू कोरोना इफेक्ट जो है पाकिस्तान में जीडीपी का लाभ जो है वो 0.8 से लेकर 1.5% तक हो सकता है। मतलब कि आपकी जीडीपी जो है वो डिक्लाइन कर सकती है। अच्छा। और उसमें फिर एक और जो पिछले अभी पब्लिश हुई थी, ये भी अखबारों के अंदर है पिछले वीक में, इसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ हुआ है या जो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान सुधर रही है, ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है आफ्टर 1952। तो 1952 के बाद ये पहली दफा आपकी इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में जाएगी। अच्छा। तो आप ये सोचेंगे आपका सेक्टर जो है वो भी नेगेटिव में जाएगा, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर वो भी नेगेटिव में जाएगा, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर वो भी नेगेटिव में जाएगा, आपका स्मॉल और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग वो भी नेगेटिव में जाएगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरनेशनलाइजेशन का एलिमेंट नहीं है, ये लोकल है, पाकिस्तान को कहा भी जाता है कि एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो क्या हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी इससे मुतासर होगा? हाँ जी बिल्कुल मुतासर होगा। लेकिन आपको याद है मैंने एक प्रोग्राम आपके साथ किया था जो आपने इंग्लिश वर्जन किया था, उसके अंदर मैंने आपको लैक ऑफ प्लानिंग का तो एलिमेंट जो मैंने उस पर बड़ी बहस भी की थी, और उसके बाद आप देखें वही चीजें जो वादे से ज्यादा हमने रिपोर्ट पेश किया फ्लोर क्राइसिस के ऊपर, या जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसके ऊपर फ्लोर क्राइसिस के ऊपर, उसमें सारे का सारा लैक ऑफ प्लानिंग ही था, इस वजह से सारे ये इश्यूज जो है पाकिस्तान इकोनॉमी के अंदर वो प्रिवेल कर रहे हैं। आप भी मुझे बताएं कि अगर इस पूरे सिनेरियो को अंदर पीछे 4-5 से देख लें कि कौन सी उन्होंने जरिए पॉलिसी जो है उसके ऊपर उन्होंने कुछ तवज्जो दिया या इन्होंने अभी तक उसकी कोई बात की हो। तो पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर जो चीजें पहले आटा क्राइसिस था उसके बाद शुगर क्राइसिस आ गया, और में भी 25 के बाद और नया क्राइसिस जो हमेशा कर्जे कैसे लिए गए पिछले 30 सालों में उस पर पिक्चर में उठा रहे हैं। तो हो सकता है कि जैसे कोरोना का इशू जो है वो ये शुगर क्राइसिस के अंदर नीचे दब गया है, और आने वाले वक्त में ये शुगर क्राइसिस का इशू जो होगा वो और डेट क्राइसिस के इशू के अंदर दब जाएगा। तो हम जो है डॉक्टर साहब तो इन्हीं बातों में लगे हुए हैं, हम तो बिल्कुल बाकी सारी चीजों में बेपरवाह हो गए। इन्हीं जो मैं समझता हूँ कोरोना को सियासत की नजर कर दी है, तो वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट हाउ टू सॉल्व दिस इशू। तो वे फॉरवर्ड क्या है, क्या कर सकते हैं हम इस चैलेंज को निपटने के लिए? क्योंकि आप जो बता रहे हैं ये तो बड़ा एक खतरनाक सूरत हाल है, इकोनॉमिक ग्रोथ नियर टू ज़ीरो ही हो जाएगी, एशियन इकोनॉमिक ग्रोथ वैसे ही ज़ीरो हो रही है, कोई 1% से भी कम होगी, इसकी वजह से बेरोज़गारी बहुत बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, सोसाइटी में क्राइम्स बढ़ जाएंगे। तो पॉलिसी क्या होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं कि क्या पॉलिसी ट्रीटमेंट गवर्नमेंट को लेनी चाहिए? गवर्नमेंट की क्या डायरेक्शन दुरुस्त है? देखिए अभी तक जो 3-4 इंडिकेटर्स की बात करता हूँ, फिर मैं सोल्यूशन जो पॉसिबल सोल्यूशन जो वैसे पर मैं भी काम इंसान हम सोच सकते हैं, वो पॉसिबल वे दे सकते हैं। उसमें यह है कि अभी तक जो IMF का आज का जो कल उसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ उसमें कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको 40 खरब तक जो है वो नुकसान हो सकता है। 40 खरब तक 40 ट्रिलियन एस्टिमेट किया था पिछले साल एस्टिमेट जो इसके प्रीवियस एस्टिमेट उसमें 7.3% कहा था, लेकिन कोरोना की वजह से 9.2% हो गया है। इसी तरह IMF की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो आपका इन्फ्लेशन 11 to 12% हो सकता है। इसी तरह IMF की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 4.5% से बढ़ के 5.1% हो सकता है। अभी तक सिर्फ आपका जो PIA और जो CAA 2 अदारे हैं उनका नुकसान जो है 21 अप्रैल या 26 अप्रैल तक वो 23 अरब रुपया हो जाएगा। बाकी अब टूरिज्म की बात हम खुद सोच रहे हैं, बाकी जो सबसे सेक्टर उसके बाद उसका नुकसान वो खुद आप उनको कर सकते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि देखें ठीक है प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये खाली हमारा प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल लेवल का प्रॉब्लम है ये, और उसमें प्रत्येक चाइना ने उस चैलेंज से कैसे अपॉर्चुनिटी निकाली है वही चाइना था। डॉक्टर साहब जरा क्विकली बताइएगा क्योंकि हमें ब्रेक लेनी है, जरा क्विक आपका मैं रिस्पॉन्स चाहूंगा जी। उसमें यह है कि चाइना ने पहले क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने अपना वायरस के इशू के ऊपर काबू पाया। अब वो पूरी दुनिया को वेंटिलेटर बना के दे रहा है, पूरी दुनिया को मास्क बना के दे रहा है, पूरी दुनिया को और जरूरी सामान है कोरोना के इस बीमारी को काबू करने में इस्तेमाल, उसमें बात हो रही है। मुझे ये बताया कि 12 कंट्री जो थे उन्होंने क्या किया कि वो सबसे सेक्टर के अंदर हाई टेक के अंदर उनकी सारी जो एक्सपर्टीज थी वो डेवलप की। बाकी जो जरी जो चीजें थी या पहले के फूड आइटम थे वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते थे जो अपनी इकोनॉमी से। तो मुझे बताया कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम अपने जरी सेक्टर को मजबूत करके एटलीस्ट ये जो फूड आइटम है इनको प्रोड्यूस करके हम इसको एक्सपोर्ट करें और जरिए मामला कमाएं। सही है। आप ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करके गवर्नमेंट किसी हद तक इस नुकसान की तलाफी कर सकती है। बार डॉक्टर साहब हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे नाजरीन। तो एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक जिसके ऊपर बहुत सारी बहस हो रही थी, लेकिन शायद कोरोना ने उसको ओवरशैडो कर दिया, लेकिन ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की मईशत किस तरह से कोरोना वायरस पाकिस्तान की मईशत पे किस तरह से असरअंदाज हो सकता है और क्या नुकसान हो सकते हैं पाकिस्तान की मईशत को। और बहस के बाद ये सामने आया कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करें तो काफ़ी हद तक अपने नुकसान को कवर किया जा सकता है पाकिस्तान में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी हद तक पोटेंशियल भी है। और वैसे भी नाज़रीन देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको मैनेज इन बहरान को सामने रखते हुए भी किया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी सामने रखते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर को किसी हद तक मैनेज किया जा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आपने पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट्स सुनी और बड़ा एकदम से एक डिस्कशन में स्पाइक आई थी आटा चीनी का बहरान। हमने भी इस पे मैंने भी खैर अपनी राय दी कुछ दूसरे चैनल्स पे भी बैठ के। बहरहाल अब मैं अपनी राय के बजाय यहाँ पर राय लेना चाहूँगा डॉक्टर शहबाज साहब की। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो आटा और चीनी का बहरान है, इसकी जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, क्या इन रिपोर्ट्स पे कोई असर या कोई इन पे अमल दरामद होता हुआ नज़र आता है या नहीं आता, या आप क्या समझते हैं? एज एन इकोनॉमिस्ट आपकी क्या राय है? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि शुगर क्राइसिस जो है, जो रनिंग शुगर क्राइसिस है, इससे पहले भी पाकिस्तान में शुगर क्राइसिस आते रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी कौम जो है ये पहली दफा किसी शुगर क्राइसिस का सामना नहीं कर रही। अगर हम थोड़ा इसमें चले जाए तो पहला शुगर क्राइसिस जो पाकिस्तान में वो अयूब खान की दौरे हुकूमत में आया था। उस वक्त बताया जाता है कि 0.02 रुपीज पर केजी इजाफा हुआ था। बल्कि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि 5 पैसे पर केजी में इजाफा हुआ, लोग जो सड़कों पे आ गए थे। तो आज देखें, आज तो 5 पैसे दूर की बात है, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20, 30 रुपए जो है पर केजी इजाफा हुआ। लोग जो करते वो अपने चंद जरूरियात जिंदगी को पूरा करने में लगे हुए, क्योंकि लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल और महंगी काफी है कि लोग काफी इश्यूज के बारे में सोचते नहीं है। उसके बाद जो दूसरा पाकिस्तान में शुगर क्राइसिस आया था वो जुल्फिकार भुट्टो साहब की गवर्नमेंट में आया था। फिर 2001 में शुगर क्राइसिस आया, जब आपकी चीनी की कीमत जो थी 14 से 16 में बढ़ गई थी 2005 में। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर आपका शुगर क्राइसिस जो था 2008-9 में आया था। उस वक्त चीनी की प्राइस जो थी वो तकरीबन 58 रुपए से बढ़ गई थी। और अगर आपको याद हो, जनाब मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में चीनी 105 रुपए की फरोख्त होती है रमजान शरीफ के महीने के अंदर। तो अब मतलब कि अब अगर कुछ पर गवर्नमेंट ने काम भी किया, जैसे यूपी गवर्नमेंट में उस वक्त हमारे गवर्नर थे आमिर महमूद साहब, आमिर मोहम्मद साहब, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिए थे। तो उन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया, चीनी की प्राइसेस को बैक उसी की लेके आए थे जो पहले थी। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो हमारे पास अब जो कि चीनी जरा बता रहा हूँ 100-105 रुपए भी फरोख्त हुई है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने कुछ काम किए, वो कार्टलाइजेशन को तोड़ा, कुछ थोड़ा वो उन्होंने कोशिश की तो चीनी बैक वो पुरानी प्राइसेस को ले जाए। लेकिन इस दफा बिल्कुल ही जब क्राइसिस शुरू है, इसमें भी जो मेरे पास एक रिपोर्ट है ईसीसी की रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि मतलब इस कमेटी के अंदर जो जहां ये पर्चियां दिया गया था कि आया कि हमें चीनी जो एक्सपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं ये एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ कि अभी मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी मैं पिछले एक इंटरव्यू सुन रहा था, हमारे बड़े सीनियर पोलिटिशियन था, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चीनी जो कि सस्ती होती है, पाकिस्तान में चीनी महंगी है, इसलिए जब हम वहाँ चीनी फरोख्त करते हैं तो वो चीनी सस्ती होती है तो हमें नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट हमें नुकसान जो सब्सिडी देने के लिए। जी जी, ये मेरे पास जो रिपोर्ट उसमें बताया गया है कि अगर हम आज की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो चीनी की प्राइस है पर केजी वो $0.80 है। $1 पे पाकिस्तान में आज 160 है, कहीं 169 का बिकता हुआ, इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन 166 जो है वो इसकी वो डॉक्यूमेंटेड प्राइस है। मुझे बताएं कि 0.80 को 166 से मल्टीप्लाई करें तो आज भी चीनी का रेट क्या है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अच्छा, उसके बाद फिर जब इसको लैंड करते हैं कराची पोर्ट के ऊपर, तो वहाँ एटलीस्ट आपकी चीनी जो है 85 रुपए पर केजी हो जाती है। अब अगर आप चीनी इंपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, तो कराची एयरपोर्ट जो पोर्ट है वहां पे आते हैं, इसकी कीमत 85 हो जाए। उसके अंदर आप कुछ जनरल सेल्स टैक्स भी डाल दें, तो आप मुझे ये बताइए कि वो 55 रुपए की चीनी जो आपने एक्सपोर्ट की, उसको जब इंपोर्ट करेंगे आप, एटलीस्ट वो चीनी की कीमत आपको मार्केट में 95 रुपीज पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी पहले एक्सपोर्टर्स को, अब गवर्नमेंट को फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे ताकि लोकल मार्केट जो है उस कीमत को फरोख्त किया जाए। तो इसी तरह में देखा जाए तो गवर्नमेंट को 2 नुकसान हुए। एक नुकसान गवर्नमेंट ने किया सब्सिडी देके, और दूसरा नुकसान गवर्नमेंट करेगी महंगी चीनी को इंपोर्ट। अच्छा, इसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो किस हद तक, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया में एंटी ट्रस्ट लॉज और ये मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटीज़ इस तरह की पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या इसका क्या रोल था पाकिस्तान में? क्या इनको ये नहीं चाहिए था कि वो फ्लोर का
चाहे सिलसिला हो ये शुगर का, उसको वो कंट्रोल करते हैं ये पूरे क्राइसिस को? देखिए जी, ये रिपोर्ट में लिखा है कि जो जो उस वक्त ईसीसी कमेटी थी जिसके मेंबर थे खुसरो बख्तियार साहब, जो हमारे फेडरल मिनिस्टर भी हैं, तो उस वक्त ये ठीक है, ईसीसी ने अलाउ किया कि आप शुगर एक्सपोर्ट करें। उस वजह से हुआ क्या कि जब जो जो मेरे पास एस्टिमेट उसमें बताया गया हमारी जो टोटल प्रोडक्शन थी उससे तकरीबन 1 लाख टन गंदम जो थी ना, वो मतलब कि हमारी प्रोडक्शन ज्यादा थी। अब हुआ ये कि आपने 10 लाख टन गंदम जो है वो आपने वो आपने प्रोड्यूस कर दी, सॉरी एक्सपोर्ट कर दी। तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है जो उसकी प्राइस है वो तो बढ़नी बढ़नी है। अब हुआ ये है कि मुझे पता है कि ईसीसी जैसा अदारा जो है वो इस तरह का बड़े डिसीजन देता है, और आपको याद तक आपको मैंने एक बार में कहा था कि जो हमारे पास प्लानिंग नहीं है, इन्होंने वो चीजों को प्रोडिक्ट नहीं किया, चीजों को फोकस नहीं किया, चीजों को प्लान नहीं किया, और उसमें ये वार्न किया गया कि एक्सपोर्टर्स को रोकें ये चीनी बाहर बरामद ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले दिनों के अंदर बड़ा हाई किस्म का जो है वो क्राइसिस आने वाला है। लेकिन एक्सपोर्टर ने इस बात की कोई परवाह नहीं की। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया इसमें, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। मैं सिंपली अब ये चाहूँगा कि क्योंकि आपसे जब मेरी डिस्कशन हुई थी, कुछ आपकी तहकीक के हवाले से भी एक दो चीज़ें थी जो आप मैं ये चाह रहा था कि आप पब्लिक के साथ भी शेयर करें। प्रोग्राम के आखिरी 2-3 मिनट है, अगर आप वो चाहें कोई आपकी कुछ कंट्रीब्यूशन रिसर्च का जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया और वो पाकिस्तानी भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं आपको मैंने वो अभी जो रिसेंटली पब्लिश किया, मैंने अप्लाइड इकोनॉमिक्स करने एक पैनल यूट्यूब टेस्ट वो मैंने इंट्रोड्यूस किया है, अगर उसकी बात करें हम थोड़ा उससे पीछे आ जाते हैं। या पिछले साल 2018 में मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जर्नल ऑफ एनर्जी एंड डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर मैंने 100 यूनिट टेस्ट हमने डेवलप किया था विद द हेल्प ऑफ माय अदर कोऑथर्स फ्रॉम टर्की, प्रोफेसर टुलगांव में, एंड अदर वन फ्रॉम फ्रांस, प्रोफेसर डेविड डोबाल। तो उसमें थोड़ा उसकी हिस्ट्री में चले जाए तो हमारे पास जो बेसिकली, क्योंकि हम ये इकोनॉमिस्ट है ही ऐसे कि हम चीजों को जब स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी हमारा सैंपल साइज है या सैंपल पीरियड है जिसके ऊपर हम स्टडी करना चाह रहे हैं, उस दौरानिए में देखते हैं गवर्नमेंट ने किसी किस्म की अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट की है तो उस पॉलिसी के जाहिर सी बात है आउटकम्स भी आएंगे, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसको हम स्ट्रक्चरल ब्रेक का नाम देते हैं। तो जो कि इससे पहले जो टेस्ट मैंने मुताबिक कराया था उससे पहले सिंगल स्ट्रक्चर ब्रेक टेस्ट था, फिर डबल स्ट्रक्चर ब्रेक टेस्ट आया, फिर प्राइस में आए एक सीजनल एडजस्टमेंट स्ट्रक्चर ब्रेक टेस्ट 2010 में पब्लिश किया था नजीर नाम के अंदर, फिर मल्टीपल स्ट्रक्चर ब्रेक टेस्ट किया है, but nobody touched about the if structure breaks are sharp and smooth, then what will happen with your model। तो हमने इस assumption को लेके हमने एक स्ट्रक्चर ब्रेक टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है शार्प एंड स्मूथ स्ट्रक्चर ब्रेक यूनिट टेस्ट, जो 2018 में ऑलरेडी जर्नल ऑफ एनर्जी एंड डेवलपमेंट में पब्लिश हो चुका है। उसी इनकरेजमेंट के साथ जो आप जैसे दोस्त जो है माशाल्लाह इनकी अप्रिसिएशन और जो लोग मेरे काम को पढ़ते हैं उनकी अप्रिसिएशन ने मुझे आगे फोर्स किया मैं यूनिट टेस्ट या उसको पैनल डेटा के अंदर भी तारफ करूं। और ये जो अभी हमने लिया उसकी भी इसी तरह से है हम उसको स्मूथ और स्ट्रक्चर ब्रेक जो है स्मूथ एंड शार्प स्ट्रक्चर ब्रेक जो है उसको हमने पैनल यूट्यूब के अंदर मुतारफ कराया, जो अब रिसेंटली मैं उसको फेसबुक पर शेयर किया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट असल उससे एक और जो टेस्ट मिल गया बल्कि पिछले 3 टेस्ट मैंने शुरू किए हैं, एक अर्बन आपका माशाल्लाह शुरू किया है, तो हमने रोलिंग विंडो ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटिव लैब मॉडलिंग को हमने बात की है। तो इससे पहले अगर आप थोड़ा देखें जो आपका एआरडीएल है या एनईआरडीएल है तो देखें तो उन दोनों मॉडल्स की इवन द क्वांटाइल जो एआरडीएल है उन तीनों की जो नेचर है वो स्टैटिक है। हम ये कह रहे हैं कि जो का रजिम चेंज होता है आपका इंटीग्रेशन इफेक्ट जो है वो भी चेंज होता है, आपका यूनिट टेस्टिंग भी चेंज होती है, आपकी इवन के जो आपका इम्पैक्ट होता है व्हिच यू इन्वेस्टिगेट थ्रू सिंपल ओएलएस वो भी आपका इफेक्ट होता है। तो बेसिकली इस आंसर को हमने कैप्चर किया है अपने रोलिंग विंडो एआरडीएल के थ्रू, क्योंकि हम विंडो का साइज है उसको हम चेंज करते हैं। लेट्स से हम 5 साल का विंडो ले लेते हैं, हम 10 साल का ले लेते हैं, 15 साल का लेते हैं या हम 20 साल का लेते हैं, तो फिर इन विंडोज रजिम शिफ्ट्स के अंदर आपका जो इंटीग्रेशन है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसी चीज को बेस करते हुए डॉक्टर फिर हमने एक और जो है जो कि 2 टेस्ट माशाल्लाह मार्केट में आ चुके हैं, तीसरा इंशाल्लाह आई डू होप विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स वो मार्केट में आ जाएगा। एक और जो हमने वो चीज देखी थी वो भी काम जो मेरा सबमिट है कि जो कोजैलिटी के टेस्ट भी आप देखें इसमें क्वांटाइल कोजैलिटी है आपकी, फिर वो रोलिंग विंडो कोजैलिटी है जिसके ऊपर एक्सपर्ट है मतलब निमत परसलार सर हमारे वो टर्किश जो है वो इकोनॉमेटिशियन है। फिर इसी तरह आपकी जो सिंपल एंगल ग्राइंडर कोजैलिटी है इनकी भी नेचर आप देखें तो ये भी स्टैटिक है। हम इस स्टैटिक नेचर को तोड़ते हुए हम गए हैं रजीम शिफ्ट के ऊपर, तो मैंने एक रजीम बेस्ड कोजैलिटी जो है वो भी इंट्रोड्यूस है, तो वो भी आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह आपको उसके कोर्स वगैरह मिल जाएंगे अप्लाई करने के लिए। फिर हमने एआरडीएल सीरीज जो है एक और एक्सटेंशन की है, हमने वो थ्रेशोल्ड ढूंढा है, थ्रेशोल्ड की बेस के ऊपर हम कहते हैं कि अगर आपके वेरिएबल है
ये सब आपको मार्क होते हैं, तो उसके बाद आपका जो इंटीग्रेशन रिलेशन है वो मतलब कि वैलिड होगा, उसके बगैर नहीं वैलिड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज साहब आपका टाइम देने का। हम गाए बगाए आपसे फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी हमारा जो सोशल मीडिया का पेज है कॉर्पोरेट लाउंज का, उसके थ्रू भी आपसे इंशाल्लाह आपके व्यूज़ भी लेते रहेंगे और इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन भी होती रहेगी। बहरहाल प्रोग्राम में आपकी पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हम ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह, और वो भी जल्द आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और अब ये प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज का सिलसिला भी आपके साथ इसी सिलसिले के ज़रिए आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू भी, फॉर्मली इनफॉर्मली भी आपके साथ अपनी राय शेयर करते रहेंगे।